काफी समय है हमारे पास, हम शुरू कर लेते हैं। देखो, हमने लास्ट टाइम पे, मुझे याद है, हमने जूलॉजी की क्लास करी थी और आई थिंक हमने बॉडी फॉर्म्स तक ही बात करी थी और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन की बात करी होगी, है ना, एनिमल डाइवर्सिटी में। यस मैम। आज हम थोड़ा बोटनी का भी शुरू कर लेते हैं भाई। वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का भी तुम्हें पता होना चाहिए। साथ साथ हम साइमल्टेनियसली उनको भी चलाते रहेंगे। ऐसा कर लेंगे 2 डेज उसकी है, या 3 डेज जूलॉजी कर लेंगे, या फिर 2-3 डेज बोटनी कर लेंगे। इसके साथ साथ जल्दी कोशिश करेंगे हम आपकी केमिस्ट्री भी जल्दी शुरू कर दें। ठीक है, तो ऐसे अल्टरनेट में कर लेंगे ताकि सिलेबस अच्छे से चलता रहे, एक चीज बिल्कुल ना छूटे आपकी। ठीक है, तो आज हम बोटनी का थोड़ा सेशन ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब के बारे में तो सबने ही सुना होगा। यस मैम। ठीक है, तो पहली जो अपनी स्लाइड है, अरे भाई, ठीक ठीक है, हो रही है मूव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट यूनिट में हम लोग जनरल अकाउंट और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस देखेंगे। जो हमारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स से क्या मतलब समझते हो? स्मॉल पार्टिकल्स। नहीं, उसे पार्टिकल्स मत बोलो, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैम वो जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। हाँ, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। वो लिविंग, वो एक टाइप से लिविंग, नॉन लिविंग कुछ भी हैं, बट वो क्या करते हैं, अपना पूरा पूरा लाइफ साइकिल प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वो किसी न किसी तरह से वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं या वो होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, पर वो अपना प्रोसेस जो है, वो पर्पस है उनका, वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पार्टिकल का मतलब तो वो एक चीज है ना, नॉर्मल रैंडम कुछ भी पड़ी है, जो कि मे बी वो नॉन लिविंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में हम रेप्लिकेशन देखेंगे। देन उनके आगे हम उनका जनरल अकाउंट और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस एंड देन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से हम 4 यूनिट कवर करेंगे। पहले वाली जो यूनिट है वो हमारी वायरसेस के ऊपर डिपेंड होगी। ठीक है, वायरस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई थी वायरसेस की, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले सबको पता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से शुरू हुआ। सबको यूं होता है कि ये कैसे शुरू हुआ, क्योंकि जहां से हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा यहाँ से निकला था, इसके बाद ये कैसा बन गया। ठीक है, पहले हम उसकी डिस्कवरी देखेंगे, देन हम साइज देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर, साइमेट्री, फिर वायरस का जो एनवल्प है, ऊपर वाला जो कवर है, उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। उसके न्यूक्लिक एसिड को हम पढ़ेंगे, वायरल एंजाइम्स को, और उसके जो बाकी कंटेंट उसके अंदर होता है, उन चीजों को पढ़ेंगे। स्पेशली हम 2 टाइप के वायरसेस पढ़ेंगे, एक है टीफास जो कि डीएनए वायरस है, और एक है टीएमवी, डीएनए जो कि आरएनए वायरस है। चलो, आगे शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ किसी को पता हो, मे भी हो भी सकता है, भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। टीएमवी का मतलब किसी को याद है, जिस जो आरएनए वायरस हो? आरएनए वायरस तो सीधी बात है कि वो वायरस जिसके अंदर आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो टीएमवी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? मैम टोबैको माउसिक वायरस। बिल्कुल 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 टोबैकोमोसिस सही बात है। वायरस। हाँ, तो हम इसमें टीएमवी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आरएनए कंटेन करता है एज द जेनेटिक मटेरियल। मैम पहले टोबैको हम, मोज़ेक। हाँ जी, टोबैको मोजाइक वायरसेस के एक्शन में हम शुरू देख लेते हैं। हमें नॉर्मली सबको पता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे कि कोल्ड है या रनी नोजेज है, स्नीजिंग, फीवर, फीलिंग फीवरिश। फीवरिश का मतलब सबको समझ में आता है कि हल्का हल्का सा फीवर सा लग रहा है, बट वो एग्जैक्ट फीवर नहीं है। ये सबको लाइफ में हमेशा होते ही रहते हैं। लाइफ में क्या, वंस का तो मतलब कोई पॉइंट उठता ही नहीं है, वो हमेशा ही रहते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है तो यूं फील होता है भाई जुकाम हो गया है, नाक बह रही है, या फिर छींकें आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डॉक्टर है ना, वो हमें एंटीबायोटिक नहीं देता है। एंटीबायोटिक का मतलब समझ में सबको पता है कि भाई वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो क्या यस। करता है, वो उस टाइम पे हमें एंटीबैक्टीरियल नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो हमें इन्फेक्शन हो रखा है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, वो वायरस की वजह से है। और जो वायरस कोज करता है वो क्या है, वो होता है राइनो वायरसेस। ये चीज सबको क्लियर है ना कि जुकाम जो होता है वो कौन से वायरस की वजह से? यस यस मैम। ठीक है, तो वो राइनो वायरसेस कोज करता है, इस वजह से वो क्या है, वो कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देता है।
वायरसेस आर यूनिक क्लासेस ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट। इस बात से भी हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या है, इन्फेक्टिशियस एजेंट है, वो इन्फेक्ट करते हैं लाइफ को। ठीक है। दे इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल वोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर किसी को ध्यान हो तो कार्ल वोन्स ने क्या करा था, क्लासिफिकेशन करी थी, जिसके अंदर उसने 3 डोमेन्स बनाए थे। हमने उसमें भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। हमने उस टाइम पे सिर्फ यूकैरियोटा के बारे में हमने शुरू करा था, उसमें मैंने बोला था कि आर्किया और बैक्टीरिया के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। यस ठीक है। मैम। तो यस मैम। 3 डोमेन बनाए थे, और उसमें उसने बताया था कि 3 डोमेन से ये तीनों हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो वायरस है ना, वो इन तीनों के तीनों डोमेन्स को अफेक्ट करता है, आर्किया को भी, बैक्टीरिया को भी और यूकैरियोटा को भी। और जो आर्किया और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म whose cells have no defined nucleus। ये बात सबको पता है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो डिफाइन नहीं होता है। जबकि जो यूकैरियोटा की सेल्स हैं उनके पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। जो और उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। द एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स इंक्लूड्स इन द यूकैरियोटा। ये बात हम पहले डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी जब हमने पढ़ी थी उसमें हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। बस एज अ जनरल इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ये चीजें मैं आपको एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट viruses are the only form of life which infect the, ये क्यों आ रहा है, which infect all the 3 domains of life। ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि जो वायरस है वो अकेला ऐसा लाइफ फॉर्म है जो कि इन तीनों को अफेक्ट कर सकता है। वो बैक्टीरिया को भी अफेक्ट कर सकता है, वो आर्किया को भी और यूकैरियोटा को भी। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। एज अ जनरल इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे वायरस के बारे में, लेकिन उसके उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक वायरस है जो तीनों चीजों को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो अगर हम आगे वायरस के बारे में जानना चाहें कि वायरस एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं तो उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एज अ स्मॉल ओब्लिगेट intracellular particle seen only by the electron microscope that infect and take over the host shell to replicate। ये क्या होता है, ये एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ भी कह लो अभी तो। ये एक ऐसा पार्टिकल है या फिर एक एसेलुलर है। इसने एक, सॉरी यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे इंट्रासेलुलर आना चाहिए था, यहाँ पे एसेलुलर आएगा। एसेलुलर का मतलब ये है कि जो वायरसेस है ना वो पर्टिकुलरली एक सेल नहीं होती है, वो बस एक प्रोटीन का कोट है जिसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड जो भी डीएनए है, आरएनए है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। वो बहुत छोटा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है। और वायरस क्या करता है, वो होस्ट के ऊपर अपना पूरा पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसकी जो होस्ट की जो पूरी मशीनरी होती है उसको कंट्रोल करता है, और उसके थ्रू खुद को रेप्लिकेट करता है। एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, कि मान लो मैंने आप लोगों को एक मीडियम दे दिया, क्या हम उस मीडियम में, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती थी कि हम इसमें वायरस ग्रो करवा रहे हैं या वायरस को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो क्या हम वायरस को उसमें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? नो मैम। क्यों? ऐसा क्यों? मैम क्योंकि वायरस को सेल की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसे होस्ट शेल चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, उसे पूरी पूरी मशीनरी चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग खुद को रेप्लिकेट करवा सके। ठीक है। ये बात सबको क्लियर है ना, बाकी बच्चों को भी? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। देन हम आगे मूव करते हैं। अरे स्लाइड तो मूव कर जाओ, हम तो मूव करेंगे। एक मिनट। ठीक है। देखो, अभी हमने बात करी थी कार्ल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। उसने कहा था कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, इस 3 डोमेन्स के अंदर उसने डिवाइड करा था। ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं, ये कुछ बैक्टीरियाज दिखाए हुए हैं, ये आर्किया के एग्जाम्पल जैसे इसने दे रखे हैं, मिथैनोथर्मस, मिथैनोकोकस, थर्मोकोकस, थर्मोप्रोटियस। ठीक है। और ये जैसे इसके अंदर बैक्टीरियाज के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, इसने दे रखे हैं पर्पल बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, फ्लैवो बैक्टीरिया, थर्मोटैगोल्स। ठीक है। यूकैरियो के अंदर हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें एनिमल, फंजाई, प्लांट, सीलिएट, फ्लैजिलेट, ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
और हाँ, अगर किसी बच्चे को रिवीजन करना है तो जूलॉजी की जो पिछली वीडियोस हैं एनिमल डाइवर्सिटी की, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जा चुकी हैं, तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। वायरसेस ब्लर द बाउंड्री बिटवीन इनएनिमेट एंड लिविंग। वायरसेस क्या करते हैं, वो बाउंड्री को ब्लर करने का मतलब ये है कि वो इन बिटवीन में रहते हैं। वो ना तो लिविंग है और वही वो ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि भाई वो अपना रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, होस्ट के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो नॉन लिविंग है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को ग्रो करवाते हैं, मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, इसका मतलब वो लिविंग है। लेकिन कभी नहीं है कि वो खुद से ही प्रोड्यूस, मतलब कि बिना किसी सेल के प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर उन्हें कोई सेल नहीं मिलती है तो वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम वो लिविंग भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वायरसेस जो हैं वो ब्लर करते हैं बाउंड्री को बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ये लाइन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एनीथिंग इज कंसीडर्ड लिविंग, ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई है। जैसे कि कोई भी चीज को हम लिविंग तब मानते हैं, कोई भी सेल जो है हम उसे तब लिविंग मानेंगे जब वो रिप्रोड्यूस करेगी, वो ग्रो करेगी, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही है उनके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करेगी खुद को, और जो एनवायरनमेंट हम उसे दे रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करके अपने आप को फर्दर ग्रो करवाएगी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में हम जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल एक्स्ट्रा, इन चीजों को हम ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये लिविंग है। देखो इसके अंदर भी हमने वायरसेस को इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि हम उनको लिविंग में भी नहीं मानते हैं कि वो एग्जैक्ट लिविंग है। ठीक है। All the viruses are acellular entities and are made up of genetic material inside a protein core. ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो वायरसेस होते हैं वो क्या, वो एसेलुलर हैं, वो सेल नहीं है। उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, उनका डीएनए या आरएनए होता है। बस ये दो ही चीज होती है वायरस के अंदर जो कि मेन होती है। ठीक है। Viruses do not have the ability to grow and multiply in any artificial media as they are metabolically inert, यानी कि inactive हैं, and can be metabolically active only when inside a living host cell। जैसे कि मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम उसे ग्रो करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं अगर हम उसे मीडिया दे तो, ये वही बात है कि वायरसेस जो हैं हम उन्हें ऐसे आर्टिफिशियली कहीं भी हम ग्रो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हैं। जब तक उन्हें पर्टिकुलर लिविंग होस्ट सेल नहीं मिल जाती तब तक वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। दे मल्टीप्लाई और आर मेटाबॉलिकली एक्टिव ओनली इनसाइड एन एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल सेल। वो खुद को किसी न किसी सेल के अंदर जाने के बाद ही खुद को मेटाबॉलिकली एक्टिव कर सकते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब बताओ मुझे, कौन बताएगा एक्सेप्ट ताहिरा, क्योंकि आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मुझे वही देती है। कोई और बताओ, मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या समझते हो? नैन्सी, राधा, कोई तो बताओ, मेटाबॉलिक का मतलब क्या समझ में आता है? मैम मैं बताऊँ? हाँ, अब तो बता ही दो, अब कोई नहीं बता रहा है तो। मैम मेटाबॉलिज्म मैम सेल। केमिकल होता हाँ, है, ये बॉडीज में जो जनरेटर होता है रिएक्शंस के लिए। आई थिंक मैंने तो यही पढ़ा था। एक बार रिपीट करोगे, मैं सुन एनिमल्स। नहीं पाई। मैम मेटाबॉलिज्म जो होता है ये ना लाइफ सस्टेन करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होता है जो ऑर्गेनिज्म में होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल इसके बिल्कुल बिल्कुल थ्री सही। फंक्शंस होते हैं और ये फूड मतलब फूड में एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम्म। वो सेलुलर के लिए मतलब सेलुलर चलाने के लिए, सेलुलर के प्रोसेस चलाने के सेलुलर लिए। जो एक्टिविटीज हैं। हम्म। हाँ जी, उसके हाँ, लिए वेरी गुड। यूज होता है। हाँ तो ठीक है, ये वही कहना चाह रहा है कि वो क्या करते हैं, जो वायरसेस है ना, जैसे ही वो किसी एनिमल, प्लांट या माइक्रोबियल किसी भी सेल के अंदर जाएंगे ना, तब वो अपनी सेलुलर जो एक्टिविटीज हैं उनको आगे प्रोसीड करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलनी है कि वो नया प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है, उनको तब वो आगे प्रोसीड करते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं। बिना किसी सेल के वो आगे नहीं कर पाते हैं। This ability of the virus to infect all the form of life makes them major force for evolution, as each virus has ability to introduce new DNA and RNA
थ्रू शफलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इनटू एनी अदर लाइफ फॉर्म्स। अच्छा ये लाइन ठीक है, मुझे ये बताओ म्यूटेशन का वर्ड किस किसने सुना है? म्यूटेशन आई डोंट थिंक कि किसी ने नहीं सुना होगा। मैम सुना है। हाँ, तो म्यूटेशन का मतलब मोस्टली तो पता ही होगा, छोड़ो मैं खुद ही करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। आई थिंक सबको ही पता होगा कि भाई म्यूटेशन किसी भी डीएनए या आरएनए के अंदर कोई भी चेंज हो जाना, ठीक है। तो इस चीज में जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि वायरस क्या है, जैसे अभी रिसेंटली हमारा जो कोरोना वायरस आया है, ठीक है, इस पर भी देखा होगा, न्यूज में बहुत सुना होगा कि ये क्या कर रहा है, ये खुद के अंदर म्यूटेशन कर रहा है, चेंज कर रहा है, नए नए सिम्टम ला रहा है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो एसिम्टोमेटिक है, पता ही नहीं चल रहा है कि वायरस हो, मतलब किसी को कोरोना हो गया है। तो इससे क्या कर रहा है ये कि अपने डीएनए या आरएनए, डीएनए जिस इंसान को वो अफेक्ट कर रहा है उसके डीएनए में कुछ ना कुछ उसने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसे वो बीमारी हो गई। वो डिपेंड करता है कि उसने कैसा चेंज करा है, ठीक है। या फिर उसने अपने ही आरएनए के अंदर कुछ ऐसा चेंज कर लिया कि उसने खुद को रेजिस्टेंट बना लिया, कि जैसे हमने वैक्सीन ली है उसके बाद भी अगर वो डिजीज हमें हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो वायरस हमें अफेक्ट कर रहा है उसने खुद में कुछ चेंज करा है, जो हमारी जो वैक्सीन हमने ली थी उससे रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो इवोल्यूशन का मतलब यही कहना चाह रहा है ये, कि जब वायरस आरएनए या डीएनए के अंदर किसी के अंदर भी चेंज लेके आता है तो ये एक तरह से नई क्वालिटी आ गई इसके अंदर, ठीक है। और इवोल्यूशन से मतलब यही होता है कि हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने का मतलब कि हम नई नई क्वालिटीज खुद के अंदर लेके आ रहे हैं। अगर 11th 12th में तुम्हें ध्यान हो तो हमने इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मोस्टली यही पढ़ा था कि हम लोग मंकीज थे, मंकीज से हम लोग इंसान बन गए हैं, इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे। बीच में तुम लोगों ने बहुत सारी स्पीशीज के नेम भी पढ़े होंगे कि इतनी इतनी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी दिमाग की, फिर वो इवोल्यूशन होते होते ऐसे चेंज हो गई। उसका मतलब यही है ना कि हमने आगे आगे नए नए फीचर्स गेन करे हैं, क्या? यस मैम। तुम्हें मेनली जी ये चीज मैम। समझ में आ गई ना कि वायरस इवोल्यूशन कैसे करवाते हैं? यस मैम। यस ये बात मैम। यस ठीक है। मैम। इसीलिए क्या कहते हैं, इट कैन बी सेड दैट वायरसेस हैव प्लेड अ की रोल इन द शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो वायरसेस है ना, वो जो हिस्ट्री हमारी लाइफ पे चलती आ रही है उसका एक पर्टिकुलर एक चाबी है, जिसकी वजह से आगे हमारी चीजें चल रही हैं। हम डीएनए आरएनए के अंदर चेंज होके कुछ और ऑर्गेनिज्म, बहुत टाइम पहले कुछ और था और उसके बाद जैसे ही उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आया तो वो कुछ और बन गया। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे बीमारी हुई थी, थोड़े दिन पहले मेरे सींग निकल आए हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ भी सिम्टम हमें अफेक्ट करता है, कुछ भी डीएनए के अंदर चेंज होता है, तो वो कई बार तो बहुत सारे मतलब टाइम ले जाता है, काफी साल लग जाते हैं उस चीज को इन्फेक्ट होने में, उस एक्सप्रेशन को शो होने में। इसीलिए इवोल्यूशन को बोला गया है एक बहुत स्लो प्रोसेस है इवोल्यूशन। सबने पढ़ी होगी कि इतने मिलियन साल लग गए हमें बंदर से इंसान बनने में, ठीक है। ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? इसमें से कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्लियर मैम, है मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अरे ये स्लाइड रुक क्यों जाती है, मूव ऑन, जस्ट अ मिनट। चलो यहीं से देख लेते हैं, वैसे स्लाइड शो में फिर वो रुक जाती है, ठीक है। अब जो खेती करते थे टबैको की यूरोप के अंदर, उन्होंने इस डिस्कवरी को किया था, ठीक है। उसमें इस स्लाइड को हम छोड़ देते बता रखा है कि वायरसेस आर इम्पोर्टेंट ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट दे हैव बाय कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमंस के अंदर वो स्वाइन फ्लू कोज करते हैं, एनिमल्स के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज कोज करते हैं, और क्रॉप के अंदर वो क्या है, टबैको मोजेक डिजीज कोज करते हैं। और ये जो है वायरसेस का जो मेनली रोल है हमारे लिए जो फायदेमंद है वो मेडिसिन के अंदर है, अगर सबको ध्यान हो। अच्छा, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट किस किस को क्लियर है कि वैक्सीनेशन जब हम करवाते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्ट ऐसा क्या होता है जो हमें जरूरी होता है किसी भी डिजीज से बचने के लिए, क्या करवाते हैं हम? मैम वैक्सीन्स में या तो उसका वायरस के प्रोटीन कोड को इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में, या वायरस का हम्म। जेनेटिक मटेरियल, ताकि हम्म। इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले और फिर हाँ, वो एंटीबॉडीज बना ले। एंटीबॉडीज
हाँ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में मेनली, वैसे तो ये इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं है, फॉर जनरल नॉलेज जस्ट वैक्सीनेशन में हम क्या करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, जिसमें जैसे मान लो पहली डोज हमारे अंदर जो हमने वैक्सीन के थ्रू हमने इनएक्टिव उसी वायरस को हमने अपने अंदर डलवाया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। वो जो पहले वाला जो रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, वो कम होता है, लेकिन जैसे ही जब वो वायरस एक्टिव फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी में अंदर आता है, तो वो क्या करता है, वो हमारी जो बॉडी है उसने पहले से ही मेमोरी सेल्स बना ली हैं कि ऐसा ऐसा वायरस आएगा तो हमें ऐसी एंटीबॉडीज बनानी है, तो वो उसी अकॉर्डिंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही इंटेंसिव होता है और वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो जो वायरसेस हैं वो मेनली हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, कैंसर थेरेपी के अंदर और फेस थेरेपी के अंदर, इसीलिए ये क्या है, ये हमारे लिए मेडिकली इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस जो सेशन है इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स में मेनली हम क्या करेंगे कि किस तरह से जो वायरस है वो डिस्कवर हुआ है ये पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को और कंपोनेंट्स को वायरसेस के, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन हेलिकल, आइसोहेड्रल एंड बाइनल साइमेट्रीज। साइमेट्रीज से सबको पता होगा कि हर चीज जो है वो एक साइमेट्री में है, अगर वो कुछ बनी हुई है, जैसे वायरस है मेनली, मोस्टली जो हमने यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे उनका क्या था, उनकी कुछ खास साइमेट्री नहीं थी। ठीक है, वो पानी के अंदर लहरा रहे हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जहां उन्हें फूड दिख रहा है वो क्या करते हैं, अपने सूडोपोडिया अराइज करते हैं और वहीं से वो अपना फूड ले लेते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर साइमेट्री के अंदर प्रेजेंट है, इनका जो फिक्स है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसी में हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे जो डीएनए और जो आरएनए वायरसेस हैं इनके बीच में, और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक वैसे तो क्लास का टाइम होने ही वाला है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, एज यू ऑल नोस। अभी मुझे ये बता